ओके, तो ठीक है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या होता है कोवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी। सबसे पहले आप बताओ कार्बन का सिंबल क्या है? सी। कार्बन का सिंबल सी है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 16 नहीं अर्पित, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 2 शेल्स में। कैसे करेंगे? फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2, यहाँ पे 2, और सेकंड शेल में जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाएंगे? सेकंड शेल में जाएंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आया? ये तो आपको बताया, ठीक है। अभी टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? देखो, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैलेंसी यानी क्या कि किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल बनना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या करना पड़ेगा? नोबल गैस की तरह लाना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट क्या करता है? स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, और स्टेबल बनने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके तरह लाने की कोशिश करेगा? नोबल गैस के तरह। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक खास बात होती है कि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो बाकी भी एलिमेंट्स क्या करेंगे? खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अगर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं उसे। अगर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, तो और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में लिखो। और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? फास्ट, कितने चाहिए? हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसे, तब जाके वो क्या कर पाएगा? खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा और वो स्टेबल बनेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 4। तो इसलिए कार्बन जो होता है उसे हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। अभी समझ में आया सबको? यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। टेट्रावैलेंसी समझ में आई है या नहीं? शुद्ध आपको समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आया है क्या? शुद्ध आई एम टॉकिंग टू यू, आपको समझ में आया है? हाँ, यस, ओके। अभी उसके बाद कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है? या फिर कोवैलेंट, कार्बन जो रहता है वो क्या रहता है? कोवैलेंट रहता है। देखो, अभी इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है? एक तो वो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा +4, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? वो डोनेट कर सकता है। बट ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या डोनेट करना, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि क्या हो जाए? 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, तो 4 और 4 शेयर कर रहे हैं, 8 हो जाएगा, और इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता या फिर डोनेट भी नहीं कर सकता। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसलिए हम बोलते हैं कार्बन जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अभी समझा है कोवैलेंट नेचर क्या होता है? समझा क्या? यस और नो? शुभदा को अभी भी नहीं समझा? ओके, शुभदा को और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, करेक्ट? तो यहाँ पे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। बट ये करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना एनर्जी ज्यादा लगेगी, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वो कंप्लीटली लूज या गेन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? शेयर करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए तो क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसलिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। शेयरिंग इज नथिंग बट, देखो, जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर अगर हो रहा है, जैसे कि ये
एक्सेप्ट या फिर लॉस अगर हो रहा है, मतलब अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज करना पॉसिबल नहीं है, शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप अभी समझ में आया शुद्ध आपको, लिखिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। क्या बोल रहे हो प्रथम सर, जब आप लिख रहे हो तो स्क्रीन के बाहर जा रहा है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, ओके। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिए, वो नीचे वाला थोड़ा इधर, नहीं और हाँ बस ठीक है। मैं अपर साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ अभी। इतना समझ में आया अभी, कोवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी समझ में आई आपको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब कार्बन एटम के पास ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखो एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, द एलिमेंट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद इटसेल्फ। कार्बन खुद के साथ, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे ये जो सेकंड कार्बन है ये थर्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये थर्ड फिर से नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से ये जो चेन है ये आगे बढ़ सकती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। और ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। सेल्फ कॉम्बिनेशन समझा आपको? आपको अगर फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो आप स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में देखिए। सेल्फ कॉम्बिनेशन जो है वो फिर से रिपीट होने वाला है, मैं फिर से बताऊंगा आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं, तब सेल्फ कॉम्बिनेशन फिर से रिपीट होगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए अभी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? देखो आवाज आ रहा है ना आपको? ठीक है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट हम सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। देखो जैसे कि हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दो टाइप्स के कंपाउंड ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स। जिन कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट रहता है उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल रहा हूं मैं? द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स के कंपाउंड रहेंगे अदर देन कार्बन, उन्हें बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कौन से कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एलिमेंट रहेगा, इसेंशियली उसमें कार्बन एलिमेंट रहेंगे, इसके साथ और दूसरे भी एलिमेंट रह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेला कार्बन ही रहेगा, कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट भी रहेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें कार्बन होना चाहिए। और कार्बन को छोड़ के अगर किसी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उन्हें बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन होते हुए भी हम उन्हें ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है। देखो अब इसको कार्बन दिख रहा है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें कार्बन होते हुए भी हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते, इन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है या कट नहीं रहा है ना स्क्रीन में से? ठीक है, देखो इतना समझ में आया। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द कंपाउंड विच कंटेन द एलिमेंट अदर देन कार्बन दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी कार्बोनेट्स, ये नाम इसके पहले आपने सुना है, एक है कार्बोनेट का एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो? हमने पढ़ा था इसके पहले। कार्बोनेट्स का कोई कार्बोनेट ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड इसमें रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने इसके पढ़े हैं, आपको पता है इसका नाम? कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए। सृष्टि पाटिल ने बताया बराबर, कैल्शियम कार्बोनेट। और कोई? एनीवन एल्स? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, कोई और दूसरा बताइए।
आज आधी देव नहीं है क्या? आधी देव बताइए। सोडियम कार्बोनेट। और दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने पढ़े थे, उनकी स्पेशल हमने रिएक्शन देखी थी, प्रिपरेशन भी देखा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। याद आया क्या आपको? मैंने हिंट दे दी है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने दो कंपाउंड्स पढ़े थे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होता है उनका? पीयूष, आर यू इन द क्लास? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर्वेश करेक्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोनेट ही है। तो इसमें भी कार्बन होता है, बट फिर भी हम उसे क्या नहीं बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं ऑलमोस्ट ऑल बोल रहा हूँ, सभी कंपाउंड में नहीं रहेगा, बट नियर अबाउट सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं उनमें क्या रहता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए? उसमें इसेंशियली कार्बन तो होना ही चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है? उसके साथ और एलिमेंट भी रह सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन रह सकता है, सल्फर रह सकता है, क्लोरीन रह सकता है, ऑक्सीजन रह सकता है, ऐसे बाकी एलिमेंट रह सकते हैं, बट इसेंशियली क्या चाहिए? उसमें कार्बन चाहिए और एटलीस्ट एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे CO2, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, तो बॉन्ड कहां से होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनेट्स में भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता, इसलिए हम इन्हें क्या नहीं बोलते? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आई होप आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस समझ में आया होगा। यस और नो? समझ में आया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया है। अभी हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कब हुए और कैसे हुए। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर हुए थे वो एनिमल सोर्सेस से हुए, एनिमल या प्लांट सोर्सेस से हुए थे। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया गया था? एक्सट्रैक्ट किया गया था। और उस टाइम पे ऐसा सोचा गया था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या अज्यूम किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस थ्योरी को बोला गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोला गया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, what did they say? They say that the organic compound can exist only in the living organisms, और उसी में से हम क्या कर सकते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। उन्होंने क्या किया? जो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके देखा, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके देखा। पहले साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म में से मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलेंगे, उसे हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। पर होलर ने क्या किया? उन्होंने यूरिया नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो सिंथेसाइज किया लैब में, और वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसकी हेल्प लेके उससे उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने सिंथेसाइज किया। और इसके बाद सबको पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिले। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभी डिटेल में स्टडी देखेंगे। एक्चुअली इस साल आपका जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसमें सिर्फ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, उनका नॉमेनक्लेचर यानी उनका नेम्स कैसे लिखते हैं वो आपको नहीं पढ़ना। इसका पोर्शन बहुत ही कम हो गया है, तो जो भी पोर्शन अभी इसका बचा है वो हम देख लेते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है आपका? 9:50। इतना आपको समझ में आएगा? क्या रिपीट करना है? शुभदा बताइए, रिपीट क्या करना है? कौन सा टॉपिक रिपीट करना है? सर वंस मोर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम रहता है। ठीक है, कार्बन एटम जिसमें रहता है उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मैंने अभी बताया CO2, CO, कार्बाइड्स और कार्बोनेट्स। ये इन एलिमेंट्स को छोड़ के, इन कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी सभी जो कंपाउंड्स रहते हैं जिनमें कार्बन रहता है उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन एलिमेंट के अलावा दूसरे एलिमेंट के जो भी कंपाउंड रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
और क्या डाउट है आपको सर? वो हो गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया जो है वो ये है यूरिया। इज इट विजिबल अरुण? सॉरी अथर्व, अथर्व ये दिख रहा है आपको? ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ये जो यूरिया है ये आपको पता है हमारी बॉडी में बनता है, एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा होगा, करेक्ट? ये जो यूरिया होता है ये हमारी बॉडी में बनता है। ये सबसे पहले जब एक्सट्रैक्ट किया गया था एनिमल बॉडी में से, तब के साइंटिस्ट का कहना था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ एनिमल बॉडी में ही फॉर्म हो सकते हैं, इन्हें हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। और ये जो कंपाउंड है यूरिया, इसे फ्रेडरिक मोलर ने लैब में सिंथेसाइज किया, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसे हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया?